हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी आपने देखा होगा कि हमने प्रश्नावली 4.1 तक सॉल्यूशन अवेलेबल करा दिया है यूट्यूब पे। जिसने नहीं देखा हो तो वो जाकर देखे, और जिसने देख लिया हो तो वो आप प्रश्नावली 4.2 समझेंगे। जिसने नहीं देखा हो वो भी पहले प्रश्नावली 4.2 समझेंगे, फिर जाकर के किसको देखेंगे, 4.1 प्रश्नावली को देखेंगे और आराम से मेहनत करते रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, यानी कि अच्छे से नंबर लाने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्नावली 4.2। यही कहना था आपसे, बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2। फिर हम देखेंगे उसके सॉल्यूशन, यानी कि प्रश्नावली 4.2 में सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4.2 में सॉल्यूशन। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनके हमें क्या करना, मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मूल होते हैं तो वो क्या होते हैं। तो ये जो मूल होते हैं ना, तो ऐसा हमने पहले अभी कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है, यानी कि शुरू के तो उसमें क्या था, जो शून्यक निकालते थे हम स्टूडेंट, जो शून्यक होते थे तो वहाँ तो शून्यक कहलाते थे, यानी कि जो x का मान आता था तो वहाँ जो था उसके हिसाब से शून्यक थे। तो यहाँ के जो x का मान आएगा वही उसके मूल होंगे। डन स्टूडेंट। तो आपको ये मतलब इजीली आप कहते हैं वहाँ से जोड़ पा रहे होंगे, है ना। कि वहाँ पर हमने क्या पढ़े थे, यहाँ शून्यक पढ़े थे, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मूल पढ़ेंगे कि जो समीकरणों के मूल क्या होंगे, है ना। तो मूल और शून्यक एक ही होते हैं, यानी कि x का जो मान होता है वही शून्यक होता है, वही मूल होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या फॉर्मेट में पूछा, मूल क्या होंगे, तो हम यहाँ पर मूल बताएंगे। डन स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 का 1 सवाल, ठीक। ये देखो, यहाँ पर गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ये पहला सवाल, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। डन स्टूडेंट। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये जो मध्यम पद होता है इसको क्या करते हैं, गुणनखंडित करते हैं, यानी कि इसको तोड़ते हैं, है ना। अब वो कैसे तोड़ते हैं वो यहाँ देखो, यहाँ पर से जो लास्ट का अंतिम पद होता है उसकी -10 की यहाँ से, यानी कि जो इसका क्या होता है गुणांक x का, यानी कि x² का जो गुणांक होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट हम। यहाँ से 10 हो गया 10, ठीक। तो यहाँ से 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 बन गया 10, यानी कि 10 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस यानी जो साइन होते हैं उसकी भी मल्टीप्लाई होती है ना। तो यहाँ पर -10। तो अब ऐसे में हमें तोड़ना है ये कि माइनस करने पर क्या बच जाए हमें, 3, है ना। और क्या कहते हैं, माइनस करने पर कितना बच जाए, 3, और जोड़ने पर या वो सॉरी मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, 10, माइनस का 10, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाए, माइनस का 10, मल्टीप्लाई करने पर, और क्या है, जोड़ने पर क्या आ जाए, बोलो बोलो, जोड़ने पर माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे। अब मैं देखो इसको कैसे तोड़ता हूँ, है ना। अगर मैं इसमें से 2 - 5 कर दूं x - 10, ये पूरा का सेम पूरा वैसे ही, मैंने इसको तोड़ा 3 को तोड़ा। डन। ये माइनस वाला ये माइनस है। डन। यानी कि यहाँ पर माइनस मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने पर क्या है, माइनस का 10 आए, और घटाने पर यानी क्या बच जाए, माइनस का 3 बच जाए। तो ये किस में टूटेगा, 2 - 5 में टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 2 - 5 से क्या आएगा, 3, ठीक है। ये 3 बच जाएगा, है ना, ये 3 बच जाएगा किसका। अब अगर मैं इसको तोड़ूं 3 यानी कि ये माइनस है 3, तो यहाँ पर अगर होगा तो ये प्लस है 3, तो इसको इस तरीके से तोड़ो, 5 - 2, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 3 बचे, यहाँ से 3, ये माइनस का 3, तो ये सेम बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 5 - 2 में 2 जाएगा। यहाँ पर देखो आप 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10 आएगा, और 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 चल ही रहा है ये। तो अब यहाँ पर x² माइनस 5x, अब इसको यानी कि माइनस की 5 से ही मल्टीप्लाई होगी, x की भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये माइनस का 5x, यहाँ प्लस 2x, माइनस की इससे हो गई तो, और इसकी भी इससे हो गई, तो क्या आ गया 2x प्लस का माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, x - 5 बचेगा यहाँ से, देखो अब यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 यहाँ से बचेगा, तो इज इक्वल टू 0। डन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा।
अब देखो यहाँ से x माइनस 5, और ये देखो सबसे अच्छी पहचान है कि हमारे ये जो टर्म है दोनों इक्वल आने चाहिए, है ना, तब हमारे जो गुणनखंड हुए हैं तो वो सही हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना, तब क्या होगा, x इज इक्वल टू 5। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर जो यानी जो x के मूल हैं, हाँ, यानी जो समीकरण के मूल हैं, तो क्या आ गए, -2, 5, है ना, दोनों ही x के मान है, तो जो x के मान होंगे वही मूल होंगे हमारे। तो ये यहाँ पर हमारे मूल क्या आ चुके हैं, -2 और 5। और हम चलते हैं इसी कड़ी में अपने सेकंड पार्ट की तरफ, है ना। तो सेकंड पार्ट में यहाँ करता हूँ, देखो फिर एक साथ मिटा दूंगा इनको। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, ये है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी है, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। अब इस x को ऐसा तोड़ना है कि 12 आ जाए गुणा करने पर, है ना, और घटाने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए यहाँ पर, क्योंकि x का मान क्या है, यहाँ पर 1 है ना, जो गुणांक है। तो अब वो किसका आएगा, किसका आएगा, अगर मैं यहाँ से 2x², ये देखो ये ऐसे आता है, अगर किसी को समझ में ना आता हो तो, है ना, इसका गुणनखंड तो करने हैं। ये 6 दूनी 12 बन गया, तो अब जब ये 12 का गुणनखंड होगा तो देखो इस तरीके से 2 6 12 और 2 3 6 और 3 बन जाए 3। ठीक, अब यहाँ से ये ऐसा पता लगाया जा सकता है कि 2 दूनी 4 हो गया। अब 4 में से अगर 3 जाएगा तब 1 बचेगा, और 4 गुणा 3 होगा तब 12 आ जाएगा। डन स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, इसको हम 4 और 3 में तोड़ देंगे, तो 4 - 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2x² और प्लस, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ एक एक चीज़ बताता हूँ, वो क्यों बताता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि सारे स्टूडेंट समान नहीं होते, है ना, कुछ कमजोर स्टूडेंट भी होंगे मेरे, मैं अच्छे से जानता हूँ, तो उनको देर से समझ आता होगा, इसलिए मैं क्या बताता हूँ, उनके भी लेकर चलता हूँ, यानी उनके हिसाब से भी पढ़ाता हूँ, ताकि उनके भी समझ में आ जाए। और अगर तब भी ना आए तो हमारी वीडियो को ये दोबारा देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नंबर भी प्रोवाइड करा देंगे नीचे, तो कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप हमसे नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x प्लस क्या आ जाएगा, 2। डन, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये सेम आ गए, है ना। और अगर मैं इनको अब खोल दूं यहाँ पर ब्रैकेट, तब भी ये -3x और माइनस का 6 लिखा है। ठीक है, तो सेम होती है बात, तो 2x माइनस 3 ये वाला और ये वाला आ जाते हैं, और इन दोनों में से एक ले लेते हैं, तो x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से यदि 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2। डन, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे इसके मान, x इज इक्वल टू -2 और 3/2। तो ये हमारे इस तरीके से 2 सवाल हो जाते हैं, ये आपने लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो मैं इनको कर देता हूँ साफ। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा आपको स्टूडेंट कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था, यानी 4.1 में जहां हमें क्या बना के छोड़ना था, सिर्फ द्विघात समीकरण बना करके छोड़ना था, तो वहां पर द्विघात समीकरण के रूप में ही बस निरूपित करना था, उसको सोल्व नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सोल्व करना है, यानी कि यही इसके मूल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि निम्न द्विघात समीकरण के, जो हमने अभी दूसरा सवाल किया है ना, तो निम्न मूल होंगे, है ना। निम्न मूल के आगे फिर x इज इक्वल टू -2 और 3/2। डन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं अपने किसके पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट लिखने जा रहा हूँ मैं, √x² और प्लस 7x और प्लस 5√2। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको ध्यान से समझेंगे। अब ये है रूट वाला सवाल, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा और प्रॉब्लम होगी कि रूट वाले सवाल को कैसे करेंगे सर।
है ना। तो रूट वाले सवालों में कैसे करते हैं वो बताएंगे, है ना। अब देखो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसका रूट जो है हट जाएगा, इस तरीके से समझो, ये है 5√2 गुणा √2, ठीक है। ये तो जब इसकी रूट की और रूट की मल्टीप्लाई होगी, है ना, तो ये क्या आ जाएगा रूट में, यानी कि 5 2 या 10, ऐसा समझो √2 का ये है स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब स्क्वायर लिखा हुआ है तो √2, यानी कि अब मैं इसको क्लियर करके बताता हूँ, ये 2 है की पावर 1/2, ठीक है। अब इसकी भी पावर क्या है 2। अब जब ये 2 अंदर आएगा तो 2/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कि तो यहाँ से बचेगा 2 हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो ये किस में बदल गया, देखो 10 में बदल गया, ठीक है ना, 10 में बदल गया। तो यहाँ पर जब 10 में बदल गया तो इसको हमें क्या करना है, 10 में चेंज करना है, 10 में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपकी कि कैसे बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से √2x² को तो ऐसे ही लिखना है हमें, और प्लस, अब देखो यहाँ प्लस का है तो यहाँ पर प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7, तो 5 और 2 में चेंज कर देंगे हम, है ना। तो ये चेंज कर दिया हमने 5 और 2 में, तो ये जोड़ के तो क्या आ जाएगा 7, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10, और हमारा 10 ही आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, डन है। अब यहाँ से प्लस 5√2, यहाँ से x आ जाएगा ये वाला, ठीक है, = 0। तो अब यहाँ से √2x² और प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये √2 है, डन है। √2 को अब मैं थोड़ा इसको, ये √2 2x इधर ले आओ और 5x प्लस 5√2 इधर हो गया, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है तो कोई सा भी किधर भी लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 2 + 5, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता। अब यहाँ से देखो क्या आएगा कॉमन, यहाँ से देखो क्या आएगा कॉमन। अब यहाँ से अगर √2x कॉमन ले लूँ स्टूडेंट में, जैसे मान लो √2 की और √2 से मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ से यहाँ करा तो हमने क्या आएगा 2 आएगा, 2 आ जाएगा ना, जैसे यहाँ आया तो यहाँ से √2 कॉमन लूँगा मैं, √2x, तो यहाँ आएगा x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 2x है ये, तो यहाँ से √2 आ जाएगा ना। अब √2 की जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 ही यहाँ पर लाना है हमें, तो ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ से x प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब ये x प्लस √2 यहाँ से, और यहाँ से √2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यदि x प्लस √2 = 0, तो x -√2, तो ये स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारा आंसर। और यदि √2x प्लस 5 तो = 0 है, तो यानी कि यहाँ से x = -5/√2, -5/√2, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो हमारे ये दो आ गए मान, किसके x के, और है ना, दोनों क्या आ गए मूल आ गए, हमारे 2 मूल आ गए, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि √2 की यानी कि जो मल्टीप्लाई होती है वो कैसे होती है, ठीक है, रूट की। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है अपना फोर्थ पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट क्या है 2x² और -x और प्लस 1/8 = 0, ठीक है। ये है। आप देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो ये अपॉन में है तो इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो इसका अगर एलसीएम लूंगा तो ये 16x² हो जाएगा, -8x प्लस 1, और ये इधर पहुंच जाएगा 8, तो 0। ये एलसीएम तो आ ही गया होगा आपसे, है ना, कई बार मैंने भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। आप देखो 1 की 16 से करेंगे तो 16 आएगा, है ना। अब ऐसा लेना है हमें कि गुणा करने पर तो 16 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर 8 आ जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो गुणा करने पर देखो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, क्योंकि ये किससे आ जाता है, प्रैक्टिस से आ जाता है कि कैसे डायरेक्ट लेना है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ ऐसे करके। इसका हम एलसीएम निकाल के ही लेते हैं, गुणनखंड करके ही। तो 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 4 और 2 × 4, यदि 4 और 4 में ले लेंगे तो 4 और 4 प्लस करके 8 आ जाएगा, और गुणा करने पर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से
4 प्लस 4 एक्स प्लस 1। डन। यहाँ से 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लो, 4x ही बचेगा और यहाँ से बचेगा 1। डन। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, ठीक है। तो यदि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/4, तो ये आ जाएगा। यदि 4x, क्योंकि अब ये सेम है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/4 यहाँ से भी, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, इसके मूल आ जाएंगे, किसके, ये जो समीकरण है ना, यानी कि फोर्थ पार्ट, ये जो समीकरण है इसके ये मूल आ गए, ठीक है, यानी कि 1/4 डन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये भी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। डन स्टूडेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 5। तो पार्ट 5 क्या है, 100x² माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टूडेंट, है ना। तो और रेखिक समीकरण में है ये, तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो हमने अभी फोर्थ पार्ट करा वो क्या था, 1/, में था, यानी रेखिक समीकरण बना लेना था, फिर उसको पहले, फिर उसको हल करना था। अब यहाँ पर ये पहले से ऑलरेडी किसमें रेखिक समीकरण में है। अब देखो यहाँ से 100, ठीक है, तो यानी गुणा करने पर 100 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो अब वो कैसे आएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से देखो बताता हूँ, 150 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो, और यहाँ 25, 5 5 जो 25, 5 5 5। अब वो कैसा आएगा, देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 5 5 25, है ना, तो वो नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर लाना है हमें, क्या लाना है, देखो 20 लाना है ना, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो ये देखो, अगर मैं इसकी 5 2 10 और 5 2 10, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ता है। अगर 10 10 में तोड़ दूं इसको, तो गुणा करने पर क्या आएगा, 100 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 10 10 या 100 आ जाएगा, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ से 100x² और माइनस 10 प्लस 10 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन तोड़ते इसी तरीके से हैं। अब जैसे किसी और में तोड़ लेंगे तो हमारे क्या जाएंगे, मूल या शून्य कह लो या x का मान कह लो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा 100x² माइनस 10x है ना, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 10x कॉमन ले लो, आ जाएगा कॉमन 10x, है ना। तो यहाँ से 10x ही बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यानी कि -1 और 10x और -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 10x माइनस 1 और यहाँ से क्या हो गया 10x माइनस 1, डन है। अब यहाँ से यदि 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/10, तो ये आ गया। यदि ये अब इसके लिए तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 5 पार्ट इसके फर्स्ट सवाल के पूरे हो जाते हैं। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है, डन। अब हम करते हैं इसको साफ। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है ना, उदाहरण देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, उदाहरण 1 में दी गई है ना जो समस्याएं हैं उसको हल करना है, ठीक है। तो ये आपको स्पष्टता दिख रहा होगा, है ना, डन है। अब हम चलते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा आपको, है ना, छुड़वाऊंगा नहीं, दूसरे का, यानी कि उदाहरण नंबर 1 से देखना है ना समस्या, ठीक है, और उसको क्या करना है, हल करना है। तो उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं, आप अपनी बुक में जाइएगा साथ साथ चाहें, डन है। अब उदाहरण नंबर 1 देखते हैं क्या है। तो उदाहरण नंबर 1 ये है स्टूडेंट, है ना। उदाहरण नंबर 1 के 2 पार्ट है, तो ये है, ये वाला जीवंती वाला और कुटीर उद्योग वाला। तो ये आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे, ठीक।
तो ये है ना। तो मैं लैंग्वेज एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने समीकरण बनाएंगे और सोल्व करेंगे। तो जॉन और जीवंती हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे, है ना, यानी कि उनके पास दोनों को कुल मिलाकर कितने 45 कंचे हैं, फिर दोनों 5-5 खो देते हैं, ठीक है। तो अब उनकी जो संख्या गुणनफल है 124 है, तो हम जानना चाहेंगे कि, है ना, आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको लैंग्वेज पढ़ दी है, सवाल भी दिखा दिया है, अब उसको पढ़कर क्या बनाऊंगा मैं समीकरण, है ना। तो यहाँ पर देखो प्रारंभ में कितने कंचे थे, तो उनके पास कुल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, कुल कंचे हैं 45। डन है। अब यहाँ से जॉन और जीवंती, अब माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब जब 45 हैं और जॉन के पास एक्स है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, है ना। इसलिए अब यहाँ से जीवंती के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, है ना। टोटल में से ही तो होंगे, ठीक है। एक्स तो अब मान लो मेरे पास 15 कंचे हैं, यानी टोटल मिलाकर 15 कंचे हैं, और हम दो, यानी कुछ भी कह दो, हम दो दोस्त हैं, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों के पास मिलाकर कितने 15 कंचे हैं, ठीक है। डन स्टूडेंट। अब मान लो 15 हैं दोनों के पास, लेकिन 10 जो है मेरी जेब में रखे हैं और 5 मेरे दोस्त की जेब में रखे हैं, ठीक है। तो लेकिन दोनों के पास मिलाकर तो है 15 कंचे, ठीक है। अब यहाँ से वही है, अब ऐसे मान लो 45 कुल कंचे हैं हमारे पास दोनों के, ठीक है। लेकिन 45 कहाँ, 45 में से एक्स कंचे, ठीक है, मेरे दोस्त की जेब में है, ठीक है। अब जब मेरे पास जो होंगे, है ना, तो कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स, यानी कि 15 कंचों का जैसे उदाहरण लिया, अगर मेरे पास, यानी कि मेरे पास कितने 10 कंचे हैं और 5 कंचे मेरे दोस्त के पास हैं, है ना। 15 कंचे हमारे पास दोनों के पास टोटल, तो अगर 5 कंचे मेरे दोस्त के पास हैं तो 10 कंचे ही तो होंगे मेरे पास स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर करें हमने 45 माइनस एक्स, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे क्या कहता है ये, दोनों कंचे, यानी कि दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है। हम जैसे मेरे दोस्त के पास 5 ही कंचे थे, पांचों ही खो गए, तो उसके पास शून्य हो गए संख्या, ठीक है। और मेरे पास कितना बचा, जैसे 10 है तो मेरे पास 5 हो गए, तो उसके मेरे पास बचे 5, है ना, टोटल बचे अब 5, तो 10 अंटे जो थे यानी कि कंचे खो गए, ठीक है। तो जब 10 कंचे खो गए तो 5 बचे। अब वैसे ही यहाँ पर है, अब दोनों के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, यानी कि आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों के पास कंचे खो गए तो यहाँ पर कह सकते हैं हम वर्तमान में कंचे, वर्तमान में जॉन के पास कंचे, ठीक है, या कंचों की संख्या ऐसे भी कह सकते हो। तो यहाँ से x माइनस 5, ठीक है, क्योंकि इसके पास x थे। अब यहाँ से वर्तमान में जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस x, तो पहले ही है उसके पास 5 और हो गए, है ना। तो यहाँ पर बचेंगे 40 माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब उनके पास जो कंचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। तो यानी कि अब इसके बाद इनके बाद जो टोटल मिला गए हैं उनका जो गुणनफल है 124 है, तो यहाँ से, है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ना x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स और इज इक्वल टू कितना है 124, यही तो कह रहा है, जो गुणनफल है 124 है, ठीक। अब यहाँ से इनको खोल लेंगे हम, तो यहाँ से ये जाएगा 40x, डन है, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 पंजे 20, तो ये यहाँ से 200, ठीक है, माइनस का, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये प्लस का 5x, ठीक है। x की 40 से करी, ये आ गया 40x, x की x से करी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की 40 से करी माइनस 200, माइनस 5 की माइनस एक्स से करी प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब यहाँ देखो ये यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर देखो इधर ले लिया, और ये 40 और 5 45 प्लस 45x, डन है स्टूडेंट। यहाँ से अभी जो 200 है, ये 200 है ना, तो ये माइनस 200 और इधर ले आओ इसको भी, तो ये है 124, ठीक है, ये 0,
अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 45x, क्योंकि 40 और 5 45 हो गया, और एक्स स्क्वायर इधर आ गया, और 200 यहाँ पर है और 124 इधर आ गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 45x, ये हो जाएगा माइनस का 324। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो अब ये माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया, तो ये समीकरण हमारी एक आ गई है ना। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और बता देना है कि किसके पास कितने कंचे, यानी कि जोन के पास और जीवंती के पास कितने कंचे हैं, है ना। यही पूछा हमसे कितने कंचे थे पहले, तो पहले हमने क्या है ये माने है ना, हमने पहले x और 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको बता देंगे हम इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बता देंगे। अब मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये तो आपने ही लिख ही लिया होगा मेरे साथ साथ, फिर मैं एक लाइन ही नीचे वाला लिखा रहने दूंगा समीकरण। अब हमारा ये है समीकरण, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 324 है अभी है ना, तो गुणा करने पर 324 आना चाहिए और जोड़ने पर 45 आ जाए, है ना। तो 324 ये है, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, यानी 2 गुना 2, 2 6 12, 2 शून्य 4, 2 8 16, 2 गुना 2। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। क्यों, 8 और 1 9, 3 से विभाजित का नियम पढ़ाया था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसने नहीं देखा हो तो क्या देखें, है ना, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। ठीक, तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारा क्या है, गुणा करने पर 324 आना चाहिए, जोड़ने पर 45 आना चाहिए, तो वो कैसा आएगा। अब देखो पेयर बनाओ, है ना, ये तो किसके ऊपर है, रिवीजन के ऊपर है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतनी ही जल्दी पेयर बना पाओगे, यानी कि तोड़ पाओगे। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो किसमें तोड़ना है हमें, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 12 और किसमें तोड़ना है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। अगर 12 और 27 में तोड़ेंगे, 12 और 27 में, तो प्लस करके देखो कितना आ रहा, 2 3। मैं एकदम बताऊंगा आपको, है ना, पहले जब गलती करेंगे तभी क्या सीखेंगे, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो ये कितना आ रहा है, 3 3 9 9 तिया 27, तो ये तो कितना आ रहा 39, लेकिन लाना कितना हमारे 45 लाना। अब देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी कितना आएगा 54, और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर ये नहीं टूटेगा, तो फिर किस में तोड़ेंगे हम, है ना, किस में तोड़ेंगे स्टूडेंट बोलो। अब देखो यहाँ पर लगाओ दिमाग, ठीक है, किस में टूटेगा ये, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 3 तिया 9। अब 36 और 9 में तोड़ेंगे, देखो 9 से 15 और 3 और 1 4, आगे 45, यही था। ठीक है, तो यहाँ से तोड़ लेंगे हम, एक्स स्क्वायर आ गया नहीं आगे समझ में। ठीक है, तो मैंने ये आपको सिखाने के लिए करा। ठीक, तो यहाँ से ये 36 और प्लस 9, ठीक है, x प्लस 324। अब देखो अगर 36 की 9 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। 36 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 324। 9 9 5 45, 9 6 54 में 4 5 हासिल, 9 3 27 और 5 कितना हो गया, लो 32, आ गया 324। ठीक है, तो बी केयरफुल, है ना, ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल। डन है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 36, यहां से क्या जाएगा कॉमन 9x माइनस 36। ठीक है, 36 के 9 की मल्टीप्लाई करके अभी दिखा दिया मैंने आपको, 324 ही आएगा। ठीक है, 0। अब यहाँ से x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 36। डन है। अब यहाँ से
x इज इक्वल टू कितना, ये 9 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हो, यदि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ गया 36 और 9, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आ गए। अब हमसे क्या पूछा गया था कि कितने कंचे होंगे, है ना। तो जो मूल थे समीकरण के मूल ही पूछा है ना हमने, जो 4.2 एक्सरसाइज है, तो 9 और 36 आ जाएंगे वहां से, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि अगर किसके पास, जॉन के पास x माने थे ना, अब x के मान तो 2 हैं, और उसके बाद 36 होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से देखो ये x इज इक्वल टू मान लो 36 है, ये है जॉन के पास, ठीक। अब जब जीवंती के पास होंगे तो 45 माइनस 36 होंगे, तो इसके पास 9 कंचे होंगे, है ना। और यदि दो कंडीशन है ना, अगर इसके पास 9 होंगे तो 45 माइनस 9, तो जीवंती के पास 36 होंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बन जाएंगी, तो यानी कि कुल मिला के जो मूल होंगे 9 और 36 ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि जो सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमसे 4.2 प्रश्नावली में कहा गया है कि उदाहरण नंबर 1 के समस्या को हल कीजिए, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही कर बने। अब देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ो, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, है ना। और पास कर देता हूँ मैं, दिख रहा होगा वैसे, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर घटाने से, और थोड़ा सवाल ये है, इसी का पार्ट है, ये जो लिखा है ऊपर, ठीक है, दिख रहा होगा ये भी आपको, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर है ना। यानी कि जो एक दिन में निर्माण करेगा, है ना, खिलौने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि अगर x माना तो 55 माइनस x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, ठीक है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या मान लो x है, ये सेकंड पार्ट है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या इज इक्वल टू x है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, ये 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कौन सी संख्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से 55 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 55 में से घटाने के, 55 में से x को घटाने के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो वही कहा गया, डन। अब यहाँ से देखो आगे क्या कहा गया है कि कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, ठीक है। तो यहाँ पर से इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो इसलिए x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, ठीक है। तो यहाँ से 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 ऐसे लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके इधर चला जाएगा, तो यहाँ से 55x और ये हो जाएगा प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, है ना। इधर आने में माइनस हो गया था, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर 750 आना चाहिए और जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट, क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए। अब ऐसे में तोड़ना है इसको भाई, देख लो, है ना। तो यहाँ से अब 750, तो इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये 2 और 2 2, 2 8 16। अब ये 2 से देखो ना, हाँ नहीं कटेगा ना, हाँ अभी किलो में हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 5 से कट जाएगा ना, या 3 से कट जाएगा, हाँ 3 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 7 7 3 10 5 15, तो यानी कि 5 और 1 6, यानी कि 3 से विभाजित का नियम लग जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, है ना, हो गया ना, 3 पंजे 15। और अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 2 7 8 आ गया, ये 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 पंजे 25, 5 5 पंजे 25, 5 5, ठीक है। अब इसको किसमें तोड़ेंगे, देखो 55 को
यानी कि 750 को, है ना। तो यहाँ से 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 3 दूनी 6, या ऐसे कर लो 2 दूनी तो 6, 6 पंजे 30, है ना। 30 और 25 कितना हो गया 55, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से देखेंगे, तो यहाँ से देखो आ गया नहीं आ गया, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, समझ में आया नहीं आया आपको, ठीक है। 2 3 6, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25 ही आ गए, ठीक। ऐसे ही करना है, 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x, ठीक है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x माइनस 30 आ गया, यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें x यानी कि जितना ही है इतना ही यहाँ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 0, डन। अब यहाँ से क्या आ गए x माइनस 30 और x माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 30, यदि x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 25, है ना। तो यही तो क्या होगा, मूल होगा। तो इस तरीके से ये हमने देखा जो हमने प्रश्नावली 4.2 में कहा गया था, है ना। क्या कहा गया था, उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो ये हमने दोनों समस्याओं को हल कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, यानी कि थर्ड सवाल की तरफ, ठीक। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मैं इसमें स्टूडेंट थोड़ी इंक डाल देता हूँ, है ना। तो देखो ये डालते हैं हम इंक यहाँ से, है ना। तो यहाँ से ये ओपन होता है, ठीक है। ये भी आपको सिखा देता हूँ मैं, सीखने की चीज़ है ये भी, ठीक है। ये आप भी तो स्टूडेंट फ्यूचर में कहते हैं टीचर वगैरह का काम सही रहता है वैसे, है ना। हम किसी की हेल्प कर पाते हैं, है ना। तो टीचिंग जॉब बुरी नहीं है ना। प्यार करो इससे और एंजॉय करो, ठीक है, डन। तो हम चलते हैं किससे, थर्ड पार्ट की तरफ अपने। तो यहाँ पर है ये ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, है ना। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, है ना। तो दो संख्या, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स और दूसरी संख्या, अब इनका क्या करा है, जिनका योगफल 27 हो, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 27 माइनस एक्स, है ना। यही तो होगी, जब दो संख्याओं का योगफल क्या है दे रखा है इन्होंने, 27 दे रखा है। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 27x होगी ना, तभी तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो देखो, अगर मैं ऐसे करूं, है ना, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। पहली संख्या दूसरी संख्या x प्लस 27 माइनस एक्स, ये बढ़ गया, तभी तो इनका 27 आ रहा है ना, इनका योगफल, डन है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ मैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर घबराइएगा मत, कहीं भी कुछ भी, कोई रात में 12 बजे भी बोल देना तो कि ये सवाल करके दिखा दो, कैसा होगा। सो आप ये नहीं कहना चाहिए आपको कि सुबह करूँगा, हैंड टू हैंड कर लाओ कॉपी पेन, ठीक है। तो आपको करना है सवाल, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर नोट करके ये लिख लो चाहें, ठीक है। तो ये एग्जाम में लिखने के पर्पज से नहीं है, ये समझाने के पर्पज से था आपको। तो हमें दो संख्याएं ये मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है और गुणनफल 182 हो, ठीक है। अब इनका जो गुणनफल है वो 182 है, तो x 27 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 182, ठीक है। तो इनका ये जो गुणनफल आ गया 182 आ गया। तो यहाँ से क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 27x और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब x ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से 27x बचेगा, ये प्लस का 182 बचेगा। अब देखो 182 भी ऐसे करने हैं, गुणनखंड की जोड़ने पर प्लस आ जाए और गुणा करने पर 182 आए, तो वो कैसे करेंगे हम, यहाँ से देखो 182 को तोड़ते हैं, 2 में 18, 2 गुना 2 और 7 से 13 बाहर जाएगा, 13 गुना 13, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 और 13 में तोड़ लेंगे स्टूडेंट, 14 प्लस 13, ठीक है।
तो ये टूट जाएगा 14 + 13। अब तो आप समझदार हो गए होगे। और 14 + 13 और इंटेलिजेंट भी, ठीक है। और ये हो गया, तो x² - 14x और माइनस का 13x। फाड़ देना पेपर, बोर्ड में जो भी पेपर आए फाड़ देना है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखो कॉमन लेने का चलेंगे। अब यहाँ से यहाँ आगे का बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये बता देता हूँ, इतना आगे इधर बढ़ रहे हैं तो x - 14, ठीक है, माइनस का 13, ये हो जाएगा x, है ना। यहाँ पर -14 = 0, तो x - 14 और x - 13 = 0, ठीक है। यहाँ से x आ गया 14, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और ये आ गया 13, ठीक है। तो यदि आप लिख लेना, ठीक है। तो ये समझ गए ना, यदि x - 14 = 0 तो x = 14, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, है ना। और हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट ये कहता है, देखो फोर्थ पार्ट भी दिखाता हूँ आपको, है ना। फोर्थ पार्ट ये है 2 क्रमांक संख्याओं वाला, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक का मैंने सवाल आपको समझाया था, है ना। अगर मैंने माना पहला धनात्मक पूर्णांक = कितना आ गया, x, तो दूसरा कितना मानेंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1 मानेंगे ना। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कैसे मानते हैं, क्रमागत हो गया ना, तो ये क्रमागत ही बोलता है ना। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इनके वर्ग करना है और उनका योग करना है स्टूडेंट, है ना, ठीक। तो यानी कि इनका वर्गों का योग कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके वर्गों का, तो वर्ग ये हो गए प्लस योग हो गया, और x+1 का स्क्वायर। अब बोल रहा है कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए, 365, है ना, 365। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से x², अभी देखो ये प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सब वो आ गई ना, सबसमी का, ठीक है, उसको कर देंगे x² + 1 + 2x, ये होती है ना a² + b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ से 365 ये हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा प्लस 2x, और ये इधर आ गया -364 हो जाएगा ना, ये इधर आ गया, यानी कि 364 बचेगा, इधर आ गया ये माइनस का 364 हो जाएगा = 0, डन। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई वो कर दो, सॉरी डिवाइड, है ना। तो यहाँ से यह कॉमन ले लो, 2 ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ से x² + x और -2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, ये आ गया, ठीक है। और 182 के अभी बताया मैंने शायद आपको, 14 और 13, है ना। तो 14 और 13 हम तोड़ देंगे इसको, यही तो बताया 14 और 13, तो 3 × 12, 3 × 3 और 1 4 और 4 और 1 2 4, ये 182। तो इसको तोड़ते हैं, प्लस 14 - 13x - 182 = 0, x² + 14x और -13x - 182 = 0। अब x कॉमन लेंगे, x + 14 और -13 कॉमन लेंगे, x + 14 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के बताता हूँ, है ना। तो यहाँ से x + 14 और x - 13 = 0, ठीक है। तो x = -14 और x = 13, डन। तो यहाँ से ये आ गया, है ना। अब यहाँ पर क्या करा, जो धनात्मक पूर्णांक है तो ये नेगेटिव वाला तो होगा नहीं, है ना। तो लेकिन जो हमारे मूल है तो वो तो यही आएंगे। लेकिन अगर हमसे पूछे पूर्णांक ही पूछ ले तो हम इसको लेके और अपना कंटिन्यू करेंगे, यानी कि पहला पूर्णांक 13 हो जाएगा पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा 14, दूसरा 14। तो यही हमारे क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, आंसर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने फोर्थ पार्ट देखा, हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, डन है। कर देता हूँ इसको सॉल्व। आप देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, हाँ फोर्थ फिफ्थ है ना, फिफ्थ आया ना, ठीक।
तो ये देखो फिफ्थ पार्ट दिख रहा है ना स्पष्ट का। अब देखो मैं एक बार पढ़ के ही बता देता हूँ आपको। एक समकोण त्रिभुज की है ना ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, जो त्रिभुज है ये त्रिभुज है समकोण। ठीक है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, इसको ABC नाम दे सकते हैं आप, ABC। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि आधार हमने मान लिया x है और जो ऊंचाई है x-7 है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है। ये सेंटीमीटर में ही है, ये भी सेंटीमीटर में है। और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। है ना, कर्ण दे रखा 13 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी स्टूडेंट। है ना, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने फिगर से समझ लिया है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब यहाँ देखो ये न्यू है, आपने अगर नहीं सुना होगा इसका नाम, तो पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या होती है ना स्टूडेंट, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये यहाँ पर देखो मैं ब्लैक मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो होता है ना स्टूडेंट, ये होता है कर्ण। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा लंब, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है आधार। डन है, यहाँ पर ये होता है आधार। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, अब कर्ण का देखो, कर्ण का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर है तो आधार का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर है तो लंब का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 13 का क्या होता है वर्ग, 169। ठीक है, तो ये याद भी होना चाहिए, वरना इस तरीके से भी देख सकते हैं हम। 13 की मल्टीप्लाई 13 से, तो 3 तिया 9, 3 गुना 3, और 1 तिया 3 और 1 गुना 1, तो 9 6 और 1। ठीक है, 169। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 49 और माइनस 7 दूनी 14x। ठीक है ना, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ 169 तो है ही, और यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 14x और प्लस का 49। अभी प्लस का 49 इधर चला जाएगा, 169 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x। ठीक है, अब यहाँ से 9 0 0, 6 में 4 गया 2 1। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 14x। ठीक है, अब 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मैं कहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 120, और 2 से ये कट गया 60 बार। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये इधर आगे हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, गुणा करने पर 60 आना चाहिए और माइनस करने पर 7 आना चाहिए, है ना। तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ूंगा 12 और 5 में, तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 और x प्लस 5। ठीक है, डन स्टूडेंट। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 और ये आ गया माइनस 5। तो यहाँ पर से ये इसके मूल हो गए, इसके हमारे जो हमारे सवाल नंबर 5 दे रखा था स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर से ये हो जाता है डन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय भी सीखी हमने क्या होती है ना, शॉर्ट में। और हमें इसमें अभी थोड़ा इसके सवाल किस में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि जो हमारा 10th चैप्टर है ना, तो उसमें आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, नाम ट्रिग्नोमेट्री है उसका, है ना। तो उसमें ये यूज होगी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं आज के एक्सरसाइज के यानी कि लास्ट सवाल पे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा कौन सा नंबर का सवाल, ये था हमारे 5th नंबर का सवाल, है ना, 5th नंबर का सवाल, ये था हमारा 5th नंबर सवाल।
तो ये हो जाता है यहाँ पे, है ना। अब हम चलते हैं अपने 6 सवाल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको 6 वाला सवाल, और पढ़ करके भी बताऊँगा फिर आपको। ठीक है, तो 6 भी दिख रहा होगा आपको बढ़िया से, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कोई छोटा मोटा बिजनेस है ना, यानी बर्तन बनाने का। तो वो क्या करता है, कुछ बर्तनों को मतलब निर्माण करता है ना। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण की लागत, है ना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, है ना। तो यानी कि नग भी निर्माण कर रहा है और बर्तन भी निर्माण कर रहा है। नग यानी कि एक तरीके से नग समझ सकते हो, यानी कि अंगूठी टाइप। ठीक है, तो जो स्टील के यानी कि छल्ले वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं नग क्या होता है ना। तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, और यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, है ना, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की निर्माण लागत पूछी है ना। तो बर्तन की संख्या x हो जाएगी और नग की कीमत वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाएंगे हम, है ना। तो ये विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, है ना। तो बर्तनों की संख्या माननी पड़ेगी ना हमें पहले, तो यहाँ से बर्तनों की संख्या मानेंगे, यानी कि बर्तनों की संख्या किस दिन, यानी कि जो एक दिन में, ये ऐसा मान लेंगे एक दिन में बर्तनों की संख्या या बर्तनों की निर्माण संख्या, है ना, निर्माण संख्या ही बोल दो, बर्तनों की निर्माण संख्या, यानी कि इसका मतलब है कितने निर्माण, यानी कि निर्माण हुए बर्तन, तो x, है ना। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, है ना। अब नग निर्माण की लागत, नग निर्माण की लागत, है ना, क्या थी, नग या बर्तन निर्माण की संख्या के 2 गुने से, है ना, बर्तन निर्माण की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, तो 2x + 3, डन है। अब यहाँ से क्या कहा गया है, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, है ना, यानी कि जोड़ना है कुल निर्माण लागत, है ना। अगर होगा तो 2x + 3 = यानी कि x × 2x + 3 = 90। हमें द्विघात समीकरण भी बनाना है, ये भी ध्यान रखना है ना। तो उस दिन निर्माण की गई कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। अब ये जो है रुपये, यानी कि 90 रुपये थी, ये मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा। मान लो मेरे पास 3 रुपये हैं, डन स्टूडेंट, 3 रुपये हैं, मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, और मुझे ये 5 दिन तक चलाने हैं, वो सॉरी 5 दिन है मेरे पास, यानी खर्च करने के, और 3 रुपये मैं प्रतिदिन खर्च करता हूँ, है ना, प्रतिदिन। तो 5 दिन में मेरा जो खर्च होगा वो कितना होगा, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 रुपये, 15 रुपये हो गए ना, है ना। तो उसी तरीके से क्या है कि एक दिन के तो ये है ना, और कुल निर्माण लागत यानी कितने दिन में बन रहा है, यानी कि 90 रुपये है, तो वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा स्टूडेंट, है ना। तो इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसलिए x 2x + 3 = 90 रुपये, डन है। अब यहाँ से ये 2x² + 3x और = 90 आ रहा है स्टूडेंट, तो ये 2x² + 3x और -90 आ जाएगा। तो ये अब यहाँ से 9 दूनी 18, यानी कि गुणा करने पर 18 आना चाहिए, यानी कि 180, है ना। और ये जो है गुणा करने पर 180 आ जाए और माइनस करने पर 3 आ जाए, है ना। तो उसको देखेंगे, तो 180 स्टूडेंट किस में आएगा, है ना। हमें सोचने से अच्छा है कि हमें क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 45 3 3 × 3 3 × 5 15 3 × 5 15 5 × 5, ठीक है। तो ये 180, यानी कि माइनस करने पर 3 आए और गुणा करने पर 180 आए, तो वैसा बनाना है। तो 2 दूनी 4 4 × 12 और 5 × 15, तो 12 और 15, है ना, 15 में 12 जाएंगे, 3 बचेगा, यानी कि माइनस करने पर 3 आए और गुणा करने पर 180 है, तो 12 15 की गुणा करेंगे तो 180 आएगा ना, है ना। तो 2x² + 15 - 12 x - 90 = 0, ठीक है। तो ये 2x²
क्योंकि हम यहाँ से कॉमन तो ले सकते नहीं थे, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 था, फिर बन जाता हमारा अभिन्न में, इसलिए यहाँ पर रेखिक समीकरण आया, हमने उसी को सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा कॉमन, देखो यहाँ से x आएगा कॉमन, बाकी कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ से 2x प्लस 15। अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ, जो 15 आए, 12 कॉमन 6 कॉमन लूँ, और मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा, तो 2x बचेगा, यहाँ प्लस, अब 15 छिका 90 तो होता है, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 छिका 90, तो ये हो गया 0, है ना। तो यहाँ से इसमें टूट गया। ठीक है डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो ये मैंने जो बताया इसको मैं मिटा देता हूँ और इधर करता हूँ सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे बनाया समीकरण। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 रुपये के हिसाब से मुझे प्रतिदिन 5 दिन तक खर्च करने थे रुपए, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 15 रुपये खर्च हो जाएंगे। वैसे ही ये है ना, रोज बना रहे हैं अगर, है ना, तो एक दिन में इतनी लागत आ रही है ना, निर्माण संख्या या लागत कह सकते हो, है ना, लागत। ठीक है, तो जब एक दिन में इतनी आ रही है लागत किसको, बर्तन निर्माण में, और नल निर्माण में इतनी आ रही है ना, टोटल कॉस्ट जो आ रही है 90 आ रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ही तो आएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यदि 2x प्लस 15 है और x इज इक्वल टू कितना आएगा 15/2 माइनस, ठीक है, यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 0, तो x इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट। डन है। तो यहाँ पर माइनस में तो होगी नहीं कोई लागत या संख्या, ठीक है, वो किस में होगी, है ना, लागत ही है ना, प्रत्येक नग की लागत, बर्तन निर्माण की लागत पूछी है ना हमसे, बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और तो प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना, है ना। तो जो लागत या संख्या होगी तो माइनस में तो होगी नहीं, तो वो किस में लेंगे हम, पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला ये है, तो हम 6 को लेकर सॉल्व कर देंगे, है ना। तो यहाँ से ये क्या आएगी, बर्तनों की संख्या 6, और ये क्या आ जाएगी, यहाँ 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है, तो ये आ गए हमारे 6 और 15, ठीक है, आंसर। डन है ना, समझ में आ गया होगा आपकी। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, वो मैंने वहीं पे लिख दिया, है ना, बोर्ड पे थोड़ा कंजेस्टेड जगह है इसलिए, है ना। तो ये हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 4.2। अब स्टूडेंट मैं ये कोशिश करता हूँ रोजाना कि मैं एक एक्सरसाइज करा दूँ पूरी, है ना, लेकिन अगर कहते हैं बड़ा ही होती है एक्सरसाइज तो मैं 2 पार्ट में डाल देता हूँ उसे, है ना, यानी कि पार्ट 2 मिल जाते हैं, 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये इसमें था 5-6 सवाल थे इसमें स्टूडेंट, लेकिन फर्स्ट पार्ट के काफ़ी सारे सवाल थे, मतलब पार्ट 5 ही थे उसके पार्ट, और इसमें भी 6 सवाल थे। तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं आपको एक ही उसमें वीडियो में पूरी प्रोवाइड करा दूँ ये, है ना। तो वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन सॉल्यूशन एकदम सॉलिड रहता है स्टूडेंट, और कॉन्सेप्ट क्लियर वाला। ठीक, तो यहाँ पर आप हमारे चैनल पर क्या है, यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए क्योंकि आपको सॉल्यूशन प्यारा लगता होगा इसलिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, शेयर करें। तो स्टूडेंट अब हम मिलते हैं आपको पर्सनली 4.3 के साथ। डन स्टूडेंट, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो जय हिंद।